हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट लर्निंग। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है और ये जो बुक है इसमें क्या लिखा है, तो इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, प्रोविजंस लिखे हुए हैं, जिसकी मदद से हम अपनी कंट्री को चला सकते हैं। वी कैन रन आवर कंट्री इजीली। ठीक है, अब हमें देखना है कि नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वही एडवांटेजेस हम एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ गवर्निंग अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ रूल्स और प्रोविजंस इंक्लूडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कंट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हमें उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से हम फिर आगे प्रोसेस करेंगे। सो यहाँ पे पॉइंट्स में दिया गया है कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है किसी भी कंट्री को रन करने के लिए। गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल्स। तो गवर्नमेंट को सेट ऑफ रूल्स में रहकर ही काम करना पड़ता है। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट न्यू आ रही है, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, ये तो हमें पता है। तो जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट आती है तो उसे अगर कोई वर्क करना है तो वो किसके हिसाब से वर्क करेगी, ये जो सेट है पूरा रूल्स का उसके हिसाब से, मतलब ही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिस यूज ऑफ द पावर एंड ऑथोरिटी दे हैव बीन गिवन। अब इससे होता क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, अगर इस बार जो मोदी सरकार है वो जीत गए, तो जो मोदी सरकार है वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्प करता है। तो पावर या अथॉरिटी, अधिकार उन्हें जो भी मिले हैं उसका वो मिसयूज ना करे, इससे कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया है, तो राइट्स के बारे में लिखा गया है, हमें क्या क्या राइट्स हैं, जैसे कि हमें राइट टू फ्रीडम है, राइट टू वॉक है, राइट टू कहीं भी जाने का हमें अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है ना। तो ये सब हमारे राइट्स है और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये हमें कैसे पता कि ये हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशन ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, ये हमें कैसे पता, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, इसीलिए हम सबको एजुकेशन प्रोवाइडेड है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, है ना। 8th क्लास तक गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज दिस इज आर बेसिक राइट। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दिस राइट्स। तो गवर्नमेंट जो है ये हमसे हमारे अधिकार, हमारे राइट्स को छीन नहीं सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कोई पर्टिकुलर हमारा राइट है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन अगर हमारा राइट है तो गवर्नमेंट को वो हमें देना ही होगा। अगर गवर्नमेंट उसके खिलाफ जाती है तो क्या होगा, देखिए, अगर गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क ना करे तो क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था कि जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी मतलब जो भी हमारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो ये जुडिशियरी क्या करती है, ये गवर्नमेंट को जो भी करना है, मान लीजिए कोई बिल पास किया गवर्नमेंट ने, तो ये जुडिशियरी इसको चेक करती है। मतलब जुडिशियरी करती क्या है, सुप्रीम कोर्ट करता क्या है कि गवर्नमेंट पे नज़र रखता है कि गवर्नमेंट अपना काम सही से कर रही है या नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चली गई तो सुप्रीम कोर्ट फिर गवर्नमेंट को भी डिसॉल्व कर सकता है। देयरफॉर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम्स आर सेफगार्डेड। तो ऐसे पीपल के जो राइट हैं, जो फ्रीडम है हमारे, वो सब सेफगार्डेड है, प्रोटेक्टेड है। रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ। तो किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम चला रहे हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया को हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चला रहे हैं, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वही हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये रूल ऑफ लॉ के जैसा ही है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल नहीं है, किसका रूल है, लॉ का रूल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारे लॉज ही लिखे गए हैं ना, कानून के हिसाब से ही देश चलाया जा रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि दिस इज द रूल ऑफ लॉ। Then there is no scope for the misuse of power or high-handed administration. तो रूल ऑफ लॉ है अगर, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ये हैं कि पावर का मिसयूज़ नहीं होगा, है ना। गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती,
पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती, और साथ ही में हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। मतलब एक किसी पर्सन के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन किसके बस में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बस में। इफ़ अ कंट्री इज़ रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द फेथ दैट द कॉमन पीपल हैव इन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस। अगर किसी कंट्री को हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वो सारे अपने काम करेगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि हमें गवर्नमेंट पर एक फेथ रहेगा, विश्वास रहेगा। जिसको भी हम वोट दे रहे हैं, जिसको भी हम सरकार में ला रहे हैं, तो हमें एक ट्रस्ट रहेगा, उन पर फेथ रहेगा कि वो अपनी मनमानी नहीं करेंगे। क्योंकि हमें भी पता है कि अगर कोई गवर्नमेंट जीत कर आती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वर्क करना होता है। ठीक है, they then become keep on participating in the activities of the government। तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो कोई एक्टिविटी कर रही है उसमें लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, मूवमेंट्स भी करते हैं, है ना। तो ऐसे डेमोक्रेसी में यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन है। क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है तो लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं, डोनेशंस वगैरह देते हैं। अगर गवर्नमेंट बुरा काम कर रही है तो लोग उसको उसके खिलाफ भी बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं। डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथन्ड ड्यू टू द इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, ये हमने पढ़ा है कि लोगों की सरकार है। अगर किसी गवर्नमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन है तो उसको कहा जाता है कि वो गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कब मजबूत होती है, कब स्ट्रेंथन होती है, सिर्फ तब जब लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन बढ़े। तो यहाँ पे भी इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है गवर्नमेंट में, इसीलिए इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स सम पॉलिटिकल आइडियल्स बिफोर द कंट्री, द नेशन इज ऑल्सो बाउंड टू एक्ट इन दैट डायरेक्शन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कुछ पॉलिटिकल आइडियल्स को कंट्री के सामने रखता है। पॉलिटिकल आइडियल्स मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि एक पार्लियामेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। उसके बाद बोल दिया कि पार्लियामेंट के 2 हिस्से होंगे, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक एजुकेशन मिनिस्टर होगा, एक जो है होम मिनिस्टर होगा, यूनियन मिनिस्टर होगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही आई, ठीक है। तो ये सब होते हैं पॉलिटिकल आइडियल्स। तो नेशन को भी उसी हिसाब से चलना पड़ता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम वैसे ही करेंगे। इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू अटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इससे हर जगह पीस बना रहता है और सिक्योरिटी होती है कि कोई मिसयूज़ नहीं करेगा, साथ ही ह्यूमन राइट्स भी प्रिजर्व्ड होते हैं, हमें हमारे अधिकार भी मिलते हैं। Since the Constitution also includes the list of citizen duties, it fixes the responsibility of citizen as well। अब कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात खास ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए हैं। राइट्स मतलब हमें हमारे पास जो अधिकार है वो सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि राइट टू फ्रीडम है आपके पास, राइट टू लिव है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू गो एनीवेयर, ऐसे कुछ राइट्स हैं, ठीक है। फिर ये तो है ही हमारे पास, बट साथ ही में हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, जैसे कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें हमारे जो भी नेशनल सिंबल्स है, जैसे फ्लैग हो गया, हमारा नेशनल एंथम हो गया, इनका हमें रिस्पेक्ट करना है ना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमें दी गई हैं। फंडामेंटल राइट्स तो है ही, साथ में हमें क्या है, हमारी कंट्री के प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, उन्हें भी हमें फॉलो करना है। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हम राइट्स को ही एंजॉय करते रहें और ड्यूटीज़ को भूल जाए, तो ड्यूटीज़ भी हमें फॉलो करनी है। व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री? Government has to make laws related to several subjects such as defending the boundaries, protecting the people from external aggression, eradication of poverty, creating employment, education and health services, encouragement to commerce and industries, protection of weaker section, making policies for the progress of women, children and the tribal people, etc. अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट के काम दिए गए हैं कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना है। गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने होते हैं। यहाँ पे कुछ ही एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहला डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, यानी इंडिया के आसपास में जो बाउंड्रीज है, इंडिया की जो बाउंड्रीज है
उनको प्रोटेक्ट करना। तो हमारी आर्मी जो है, इंडियन आर्मी, वही काम करती है, बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर कोई दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कोई दूसरी कंट्री हम पे अगर अटैक कर रही है तो उससे लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करना। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स जनरेट करना, जैसे अभी बहुत से लोग नारा लगाए घूमते कि मोदी जॉब दो, है ना, तो वो होता है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, तो एजुकेशन में भी गवर्नमेंट को काम करना है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। हेल्थ में भी गवर्नमेंट काम करती है, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। फिर एनकरेजमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में भी गवर्नमेंट को काम करना है, कॉमर्स को भी बढ़ाना है। फैक्ट्रीज़ वगैरह का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब गवर्नमेंट ही देखती है। प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शंस, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो लोअर कास्ट हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना है ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके गवर्नमेंट में। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन दिया है ताकि लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो भी ऊपर उठ सके। मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड ट्राइबल पीपल, तो वुमेन्स के लिए बहुत सारी पॉलिसी है, चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी है, ट्राइबल लोग जो है उनके लिए भी पॉलिसीज़ बनाई गई है बहुत सारी। तो ये सब गवर्नमेंट के काम हैं जो गवर्नमेंट को करने हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस इन द सोसाइटी बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉस। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट को कोई भी चेंज करना है सोसाइटी में तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक लॉ बना देती है। मान लीजिए डाउरी सिस्टम है ना, पहले बहुत होता था ये डाउरी सिस्टम, मतलब दहेज की प्रथा। जब भी शादी होती है तो लड़की वाले जो है उन्हें दहेज देना पड़ता है, डाउरी देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो है ये बिल्कुल ही गलत सिस्टम है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट बना दिया। कौन सा एक्ट, उसका नाम है डाउरी एक्ट, 1976 समथिंग का एक्ट है ये। तो ऐसे अगर गवर्नमेंट को कोई भी चेंज लाना है सोसाइटी में तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके खिलाफ एक एक्ट बना देती है कि अगर भाई तुम ये करोगे तो ये एक्ट के हिसाब से तुमको ये सज़ा मिल जाएगी। इन शॉर्ट, governments in modern times have to take decisions related to different issues, right from space research to public cleanliness, disease governance और administration. शॉर्ट में क्या बोला गया कि गवर्नमेंट जो है आज की मॉडर्न टाइम्स की, उसको डिसीजन लेने हैं डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड, राइट फ्रॉम स्पेस रिसर्च टू पब्लिक क्लीनलीनेस। स्पेस रिसर्च से लेकर तो पब्लिक क्लीनलीनेस तक के सारे जो भी डिसीजंस है सब गवर्नमेंट को लेने होते हैं। और ये डिसीजंस गवर्नमेंट कैसे लेती है, तो एक्ट बनाकर, है ना, कोई भी एक्ट बना देती है गवर्नमेंट। और इसी को क्या कहते हैं हम, गवर्नेंस कहते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है ये हमने देखा। देखिए, सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करना गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को सॉल्व कैसे करती है, तो गवर्नमेंट एक एक्ट बना देती है, उसके खिलाफ काम करती है। तो ये जो काम गवर्नमेंट कर रही है सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नेंस कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, वी शैल नाउ सी हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो है हमारे पास, बुक है हमारे पास वो, लेकिन वो बना कैसे था वो हम देखेंगे। तो बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका बैकग्राउंड जानेंगे हम, इसके पास्ट में जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1946। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना जो है वो 1946 में स्टार्ट हुआ था। सभी को पता है कि 1947 में इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था, इंडिया को फ्रीडम मिला था। लेकिन उसके एक साल पहले से ही 1946 से ही गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। The leaders of the freedom movement insisted that independent India will be governed not by the laws made by British but by laws made by Indians themselves. अब इंडिया के जो लीडर्स थे, जो भी लीडर्स थे फ्रीडम मूवमेंट के, है ना, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लोकमान्य तिलक, ये सब कौन थे, ये फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे लीडर्स थे फ्रीडम मूवमेंट के। तो इन्होंने ही इंडिया को फ्रीडम दिलाया, इन्होंने ही इंडिया को आज़ाद कराया और इन्होंने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। तो इन्होंने क्या बोला कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में है, सबको पता है कि इंडिया पर किसने राज किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे रूल किया। तो जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट चले गए तो इंडिया के लोगों ने क्या बोला कि ब्रिटिश वाले आए,
हम पे रूल किया और चले गए। लेकिन अब जब ब्रिटिश चले गए हैं तो इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के जो भी रूल्स है वो हम बनाएंगे, मतलब कौन, इंडियंस बनाएंगे, ना कि ब्रिटिश के रूल्स से हम चलेंगे। तो जितने भी ब्रिटिशर्स के रूल थे उन सबको क्या किया गया, उन सबको हमने तोड़ डाला, उन सबको हमने बंद कर दिया और इंडियंस के हमने न्यू रूल्स बनाए। ये रूल्स हमने कहाँ पे लिखे, एक बुक में लिखे और उसी बुक को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अ कमिटी वॉज एस्टैब्लिश टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इट केम टू बी नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। कमेटी मतलब एक ग्रुप बनाया गया जिसमें कुछ लोग थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। और इस कमेटी को क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस कमेटी का काम क्या था, क्यों बनाई गई ये कमेटी, इस कमेटी में थे कौन, पहले तो इस कमेटी में सारे पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, बड़े बड़े लोग थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो भी थे। तो ये कमेटी बनाई क्यों गई, ये कमेटी इसलिए बनाई गई ताकि ये सब लोग जो है ये मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन था। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, तो 15 अगस्त 1947। ही तो सबको पता है, हम इसको क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम मनाते हैं। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया, उसके पहले लगभग 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया। They had divided India into many provinces like Bombay, Bengal, Madras for the convenience of administration. देखिए अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। प्रोविंसेस मतलब आज के टाइम पे आप स्टेट्स मान सकते हो इसको, ठीक है। तो अलग अलग प्रोविंसेस में इन्होंने इंडिया को डिवाइड कर दिया, जिसमें 3 मेन प्रोविंसेस थे, ठीक है, 3 मेन स्टेट्स थे इनके, जहाँ से ये लोग इंडिया को रन करते थे। अब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए कैसे, तो हमारा जो इंडिया है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है वहाँ पे ब्रिटिशर्स कैसे आए। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1600 में इंडिया में आ गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से ही ब्रिटिशर्स का रूल शुरू हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही आप बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सबसे पहले कौन से पार्ट में आई थी, ये आप लोगों को पता होगा। तो इंडिया में सबसे पहले कहाँ आई थी, यहाँ पे आई थी। ये वेस्ट बंगाल का एरिया जो है, इसको यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ये वेस्ट बंगाल जो है वो आज का वेस्ट बंगाल नहीं था, बल्कि ये बहुत बड़ा एक प्रोविंस था उस टाइम पे। तो यहाँ पे उन्होंने अपना अड्डा जमाया है ना, यहाँ पे आके वो लोग बैठ गए। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को ही एक अपना सेंटर बना दिया। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने और 2 सेंटर्स खोल लिए, बॉम्बे और मद्रास। और इन 3 प्लेसेस से ही वो क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे अपना। द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस प्रोविंसेस वॉज कैरिड आउट बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोविंसेस का, ये कौन चलाएगा, तो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो भी वहाँ के लीडर है, जो भी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो चलाएंगे। और ये भी ब्रिटिशर्स ही होते थे, इंडियंस नहीं होते थे। सिमिलरली द लोकल प्रिंसेस वेयर कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन सम एरियाज। अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो इंडिया में तो राजा महाराजा का ज़माना था, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ प्लेसेस पे जो किंग्स हैं वो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, साथ में ब्रिटिशर्स भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं ऊपर से। सच एरियाज वेयर नोन एज प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर चीफ्स वेयर नोन एज प्रिंसेस। अब ऐसे एरियाज जहाँ पे अभी तक प्रिंसेस थे, वहाँ के राजा वगैरह थे, उन स्टेट्स को हमने बोल दिया प्रिंसली स्टेट्स। अब वो ब्रिटिशर्स के अंडर में रहकर अपना काम करने लगे, ठीक है। उन स्टेट्स को हमने क्या बोल दिया, जहाँ पे प्रिंसेस वगैरह थे उनको बोल दिया हमने प्रिंसली स्टेट्स। और वहाँ के जो चीफ थे, वहाँ के जो मेन थे लीडर, उनको क्या बोला हमने, प्रिंस बोल दिया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स वेयर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन था, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली बिठाई गई, एक मीटिंग बिठाई गई, उसी को हमने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो प्रोविंसेस थे ना, जो इंडिया में थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे थे, इनके मेन लीडर्स कौन थे, हमने देखा प्रोविंसेस के मेन लीडर कौन थे, प्रिंस थे। और
प्रिंसली स्टेट्स जो है उनके मेन लीडर तो प्रिंस थे और प्रोविंसेस के भी कुछ अपने मेन लीडर्स थे। तो ये सब भी बिठाए गए किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लीडर्स को भी लाया गया, प्रिंस को भी लाया गया, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भी लाया गया। उन सब ने मिलकर क्या बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो सबसे ज़रूरी बात कि जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैं इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, तो ये मत भूलिएगा कि इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसी को कहा गया है ड्राफ्टिंग कमेटी। और उसके चेयरमैन थे, चेयरमैन मतलब मेन लीडर थे कौन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ही हैड स्टडीड इन डेप्थ द constitutions of different countries in the world. He studied and contemplated day and night to draft our constitution. ड्राफ्ट यानी बनाना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने, इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। ठीक है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, इंग्लैंड का पढ़ा, फ्रांस का पढ़ा, यूके का पढ़ा। ठीक है, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस इन्होंने पढ़ डाले। तो सोच सकते हो आपने इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। तो सब कॉन्स्टिट्यूशन, सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने पढ़े और उन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस में से जो जो बातें इन्हें अच्छी लगी वो सारी बातें इन्होंने डाल दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और उसी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय हिम वॉज प्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को किसने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया था उसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया कि देखो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बना लिया, अब तुम लोग इसको जांच करो और बताओ कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इट वॉज डिस्कस्ड आर्टिकल बाय आर्टिकल। अब इन्होंने जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था एक एक आर्टिकल को डिटेल में पढ़ा गया। आर्टिकल मतलब लॉज वगैरह जो भी उसमें लिखे थे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डिटेल में पढ़ा गया और सबके साथ डिस्कस किया गया। मैनी अमेंडमेंट्स वेर सजेस्टेड बाय डिफरेंट मेंबर्स। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैंडल द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट, आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चन रेज्ड ऑन इट, मेकिंग चेंजेस इन द ड्राफ्ट एज पर द सजेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉलेस। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, वो जो बुक उन्होंने बनाई थी, जो भी रूल्स उसमें लिखे थे उसको प्रेजेंट किया बाकी लोगों के साथ में, क्योंकि अकेले तो ये बना नहीं सकते है ना, बाकी लोगों की भी राय लेना ज़रूरी है। तो इन्होंने बाकी लोगों के सामने पेश किया उस कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर बाकी लोगों ने एक एक आर्टिकल पढ़ा, सब लोग एक साथ आके बैठे, एक एक आर्टिकल इस बुक का पढ़ा गया और उस पर बहुत सारी बहसबाजी हुई है ना। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर क्या करते, ये हर एक सवाल का जवाब देते। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए कि आपने ये क्यों लिखा है, इसकी जगह ये क्यों नहीं लिखा। तो इन्होंने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया और साथ ही उनको फ्लॉलेस बनाने की कोशिश की कि किसी को कोई डाउट ना रहे। और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी हुई। अमेंडमेंट मतलब अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की कोई आर्टिकल है किसी को पसंद नहीं आया तो उसकी जगह पे उसको हटा के कोई दूसरा आर्टिकल पेश किया जाए, उसको कहा जाता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यानी सिंपल लैंग्वेज में चेंजेस मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। चेंजेस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं उसे ही अमेंडमेंट कहा जाता है। ठीक है, ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वी आर प्राउड ऑफ इट। तो हमें बहुत गर्व है इस बात का। किस बात का भाई, देखते हैं। Decisions in the Constituent Assembly were made on the basis of debate and discussion. A respect for opposing viewpoints and acceptance of appropriate suggestions was a characteristics of working of Constituent Assembly. तो हमें गर्व किस बात का है, इस बात का कि जब Constituent Assembly बैठी तो बहुत सारा डिबेट हुआ, उस पर बहसबाजी हुई कि ये नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये होना चाहिए, इस कंट्री में तो ये है तो हमारी कंट्री में ये क्यों नहीं है, ये ऐसी सारी बहुत सारी लंबी चौड़ी बहसबाजी हुई। अगर आप देखना चाहो एग्जैक्टली क्या हुआ था तो आप लोग देख भी सकते हो, यूट्यूब पे बिल्कुल अवेलेबल है। आप सर्च करो यूट्यूब पे राज्यसभा टीवी,
मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे पार्ट्स में आपको मिल जाएगा। स्पेशली लास्ट पार्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो इसीलिए हमें रिस्पेक्ट है जितने भी अपोजिंग आए थे, है ना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज कर रहे थे कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उनको भी रिस्पेक्ट किया गया, उनके सजेशंस पर भी काम किया गया। It took 2 years, 11 months and 17 days to complete the writings of the Constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 मंथ्स और 17 डेज, कुछ लोग 18 डेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 years, 11 months and 17 days हमें लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। There were 22 parts, 395 articles and 8 schedule in the original constitution. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पार्ट्स के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और पार्ट्स के अंदर बहुत सारे शेड्यूल्स हैं और शेड्यूल्स के अंदर ही क्या है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो ओरिजिनली 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल है। अब ये बहुत बढ़ चुके हैं, अब 25 के आसपास पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा है और अभी शायद 11 या 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। सम ऑफ द वेल नोन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन थे। ये सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, तो बड़े बड़े लोग हैं ये सब। कौन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो है ये मेन पर्सन थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और ये कौन थे आपको पता होना चाहिए, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कौन थे? चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये मेन लीडर थे। इन्हीं को सब सुनाया जा रहा था, जो भी अपोजिंग है ये बीच में बैठे होते हैं और क्या करते हैं, सबकी बातें सुनते हैं और यही फाइनल डिसीजन लेते हैं। आखिरी में कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया कि दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी अडॉप्टेड। फिर वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, JB कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता and others. The noted legal expert B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor on legal matters. एक बहुत ही एक्सपर्ट थे, लीगल एक्सपर्ट लॉयर थे B.N. राव। इनको अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑन लीगल मैटर्स, मतलब जितने भी कानूनी मुद्दे हैं उन पर ये अपनी राय देंगे, ऐसा उनको बोला गया, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब अडॉप्ट किया गया, कब कार्य में लाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। Therefore 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसीलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। The country began to be governed according to the provisions of Constitution from 26 जनवरी 1950। अब ये दोनों डेट्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा रेडी हो गया और बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन से हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हम इसको इस आज से ही फॉलो करेंगे। कब से? 26 नवंबर 1949 से। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 आया तो कंट्री को उस हिसाब से रन किया जाने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से फॉलो किया जाने लगा। कब? 26 जनवरी 1950 को। द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस डे। तो इसी दिन से 26 जनवरी 1950 से ही फाइनली पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही इंडिया को चलाया गया। तो इसीलिए इस दिन को हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं। यहाँ पे फोटोज़ दिए गए हैं ग्रेट लीडर्स जो है हमारे, इनके, तो इनका भी हमें आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू जी, डू दिस, ये करो, क्या करें, देखो करते हैं जो भी लिखा है। यू वुड लाइक योर क्लास टू रन अकॉर्डिंग टू रूल्स, वुडंट यू? तो आप चाहोगे कि आपकी क्लास जो है रूल्स के हिसाब से चले? नहीं, हम तो नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, हम तो मस्ती करना चाहते हैं, हम धूम धड़ाका करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या आप पसंद करोगे, तो हमें बुक के हिसाब से यस ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। हम पसंद करेंगे कि हमारी जो क्लास है वो रूल्स के हिसाब से चले। विच रूल्स वुड यू लाइक टू इंक्लूड इन योर लिस्ट ऑफ रूल्स, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ योर। अब मान लो कि आप क्या हो, आप अपने क्लास के कप्तान हो,
कैप्टन हो, लीडर हो, मॉनिटर हो, जो भी कहते हो आप, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे कि मैं जो भी रूल्स बनाऊं उसी के हिसाब से मेरी क्लास चले। अगर आपके टीचर ने आपको कैप्टन बना दिया, मॉनिटर बना दिया क्लास का, तो आप क्या करोगे? अगर आप बोलोगे साइलेंस क्लास, तो सारी क्लास साइलेंट हो जाएगी। होती नहीं है हालांकि, मॉनिटर पे ये लोग वो जो पेपर के होते हैं वो फेंकते हैं। खैर, तो हम चाहेंगे कि हम रूल्स के हिसाब से चले। क्यों हम चाहेंगे? बिकॉज रूल्स के हिसाब से ही प्रॉपर जो है वो डिसिप्लिन आता है और अच्छे से क्लास हमारी चल सकती है। तो रूल्स जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे क्लास में रूल्स ज़रूरी है, वैसे ही कंट्री में रूल्स होना भी बहुत ज़रूरी है, इंडिया में रूल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे ये लोग बताना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स लाइक, तो यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है, इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। इन्होंने ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पर इन्होंने सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ही हेल्प नहीं की, इन्होंने बहुत सारी एरियाज़ में हेल्प की है इंडिया की। जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेव करना है ना, पानी बचाओ आंदोलन। फॉरेन पॉलिसी, इंडिया को फॉरेन के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसा रहना चाहिए। आप देखोगे तो जो मोदी सरकार है वो भी फॉरेन पॉलिसी में बहुत इंटरेस्टेड है ना, हर देश को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना। फिर जर्नलिज्म क्या होता है, न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं। इकोनॉमिक्स यानी पैसा है ना, देश में इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। सोशल जस्टिस होना चाहिए, हर एक जो कास्ट है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ों में भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत सारे रोल्स निभाए हैं। यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो दिया गया है आपका, किसका फ़ोटो है ये? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट यानी वो जो बुक है, पेजेस सब मिला के, टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये देखिए, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। क्या कर रहे हैं ये लोग? हाथ मिला रहे हैं? नहीं, हाथ नहीं मिला रहे हैं। ये लोग कर रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनको दिया जा रहा है ताकि ये इन पे साइन करें और फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टिक मार करके अप्रूव कर दे। तो कांग्रेस आप सबको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड चैप्टर में। सो स्टे कनेक्टेड। पसंद आई हो ये स्टोरी, कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।